स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करें महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। लगातार हम देख रहे हैं कि जब से यहाँ पर इस्तीफा दिया है उद्धव ठाकरे ने, उसके बाद से तो सियासत और ज्यादा गर्माती नजर आई है। अब लड़ाई चल रही है कि आखिरकार असली शिवसेना किसकी। ये लड़ाई लगातार जारी है, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन कोर्ट से अभी तक फैसला सामने नहीं आया। लगातार ये होता रहता है कि कोर्ट जल्द ही फैसला देगा, जल्द ही ये सामने आ जाएगा कि आखिरकार शिवसेना किसकी है, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे है। तो आज इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ दीपक यहाँ मौजूद है। तो स्वागत है दीपक आपका। लगातार हम देख ही रहे कि महाराष्ट्र में शुरुआत से ही बवाल होते जा रहे हैं। जब से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, अब लड़ाई यहाँ पर असली शिवसेना की आ गई। एक तरफ यहाँ उद्धव ठाकरे का कहना है कि मेरे पिताजी की शिवसेना है, बाला साहेब ठाकरे जी की, तो इसका मतलब कि हमारी शिवसेना है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का कहना है कि हमारे पास ज्यादा शिव सैनिक है, तो असली शिवसेना हमारी है। तो आखिरकार आपकी तरफ से क्या लगता है कि शिवसेना किसकी होगी और क्यों होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले कुछ यहाँ पर वजह तलाशने से पहले कुछ बयानों की तरफ चले तो इसमें रामदास आठवले के बयान का जिक्र करें या फिर तमाम ऐसे बीजेपी समर्थक नेता रहे जिन्होंने ये बातें कही थी कि शिंदे के पास 2/3 बहुमत है, तो सरकार कहीं ना कहीं उनकी बनी है और उसमें शिवसेना की कमान भी उन्हें सौंपनी चाहिए। लेकिन साल 2018 की तरफ चले तो साल 2018 वो साल था जहां पर शिवसेना का मुखिया बनाए गए थे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को बनाया था मुख्य नेता, यानी कि जो बाकी नेता है उन पर कमान देंगे। तो यही बात है, उद्धव ठाकरे ने भी जब इस्तीफा दिया था तो बात बताई थी कि कैसे एकनाथ शिंदे को इतने सारे पद दिए गए, लेकिन उन पदों से उनका पेट नहीं भरा और बड़ा पद यानी मुख्यमंत्री पद चाहिए था, उसके समर्थन में बीजेपी के साथ चले गए और अपने साथ विधायकों को भी ले गए। इसमें राज ठाकरे को जोड़े तो राज ठाकरे ने भी बगावत करी थी, पार्टी से अलग हुए थे, लेकिन उन्होंने पार्टी के नेताओं को नहीं तोड़ा था, उन्होंने पार्टी पर दावा नहीं किया था, वो चुपचाप चले गए थे और उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, खुद के नए विधायकों की एक फौज तैयार कर रही है। लेकिन शिंदे का मामला अलग है और शिवसेना पर ही उन्होंने अपना अधिकार जमाया है। अब कोर्ट के अगर फैसलों को बारीकी से देखें तो जून से कहीं ना कहीं मामला चलता नजर आया, जून के लास्ट से ही, लेकिन अब सितंबर चल रहा है, सितंबर का मिड आ चुका है, लेकिन फैसले पर सुनवाई नहीं हो रही। इसमें एक विधायक ने जिक्र करा था कि कोर्ट का फैसला तो 3-4 सालों तक नहीं आएगा, लेकिन चुनाव आयोग को अपना काम करने देना चाहिए ताकि चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर फैसला ले, बहुमत के आधार पर या कानून के आधार पर कि चुनाव चिन्ह किसके पास जाना चाहिए। अब जो कोर्ट में पहले मामला चल रहा है, जो दोनों मामले पहले वो दर्शकों को साफ कर देते हैं। कोर्ट में जो मामला है, उद्धव का आरोप है कि 16 विधायक अयोग्य होने चाहिए, क्योंकि जब तक उद्धव ने इस्तीफा नहीं दिया था तब तक बैठकें हो रही थी सरकारी, और उस सरकारी बैठकों में, उन कानूनी बैठकों में उद्धव गुट के जो बाकी तमाम नेता थे वो तो मौजूद थे, लेकिन जो शिंदे के साथ गए हुए थे गुवाहाटी गोवा, वो मौजूद नहीं थे। उसमें शिंदे को भी इंक्लूड करते हुए उन 16 विधायकों के अयोग्य होने पर कोर्ट अपना फैसला अभी लंबित रखा हुआ है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन जो चुनाव आयोग का फैसला है वो चुनाव चिन्ह पर है, क्योंकि शिंदे गुट कह रहा है कि चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। जैसे अब ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, उसके नतीजे शिंदे और फडणवीस के समर्थन में गए, वैसे ही विधानसभा चुनाव होंगे, वैसे ही बीएमसी चुनाव होंगे, तो किस चुनाव चिन्ह के साथ लड़ेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी वजह से कोर्ट की लड़ाई विधायकों पर है, और अगर विधायक ही नहीं रहेंगे, मान लीजिए अगर 145 का जो आंकड़ा बीजेपी और शिंदे फडणवीस की गठबंधन से बनना है, इसमें अगर 16 चले जाते हैं, सरकार तो वहीं गिर जाएगी, क्योंकि 145 तो बहुमत चाहिए, और 12-15 जो विधायक यहाँ पर निर्दलीय हैं, अगर उनको भी जोड़ देंगे तो भी नहीं बच पाएंगे, तो ये मुश्किल रहेगा। इसी वजह से बार बार ये बात कही जा रही है कि शिंदे की सरकार गिरेगी। तो बार बार लगातार देखा जा रहा है कि शिंदे की सरकार गिर सकती है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जब शिंदे की सरकार बनी थी तब भी बहुत सारे कयास लगाए गए थे कि कई शिंदे यहाँ पूरी तरीके से भाजपा के साथ गठबंधन न कर ले, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो सकते हैं उद्धव ठाकरे के। इस तरीके की खबरें भी लगातार आती नजर आई थी। लेकिन अभी आपने यहाँ पर ग्राम पंचायत चुनावों की बात की, बीएमसी के चुनाव भी बहुत ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ पर लड़ाई हो रही है, चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई हो रही है, शिवसेना के नाम पर लड़ाई होती नजर आ रही है। तो इस वजह से जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं सफर कर रही है कि आखिरकार हमारे आप लोगों के पास किसकी कमान है, जनता किसको सपोर्ट करे, किसको नहीं करे। तो बीएमसी के चुनाव भी बेहद नजदीक है। अगर हम इस मामले को समझे कि बीएमसी चुनावों में किस तरीके से यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार, और अब तो शरद पवार भी कहीं ना कहीं अकेले भी चुनाव लड़ते नजर आएंगे जिस तरीके से उन्होंने कहा, तो क्या होने वाला है बीएमसी चुनावों में? देखिए, बीएमसी चुनाव में साफ है कि शिंदे और फडणवीस तो साथ मिलकर लड़ेंगे, और अभी तक महाविकास आघाड़ी सरकार यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट जो है वो साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन उतना ही काफी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर संभाजी ब्रिगेड से समर्थन मांगा है और कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां जिनसे समर्थन मांगा, जो बाला साहब को बहुत सम्मान देती हैं, वो उद्धव को अब यहाँ पर उतना ही सम्मान दे रही हैं। अब बात आती है शिवसेना की, तो इसमें एक बयान ऐड करना चाहूंगा उद्धव ठाकरे का, जो उन्होंने इस्तीफे के वक्त कहा था कि वो नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में शिवसैनिक ही आपस में लड़े। अभी कुछ दिनों पहले गोलियां चलने की खबरें आई।
आपस में लड़ाई हुई, झड़प हुई। अभी तक बात सिर्फ जुबानी जंग थी, लेकिन हाथापाई पर आई। लेकिन उद्धव ने जो बात कही थी कि वो नहीं चाहते शिव सैनिक आपस में लड़े, अब भी लड़ रहे हैं। किस वजह से? शिवाजी पार्क को लेकर, किस वजह से? शिवसेना को लेकर। तो ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। अगर उद्धव ने यही सोचकर इस्तीफा दे दिया था, तो यही सोचकर शिवसेना की कमान भी दे दें, क्योंकि लड़ाई तो अब भी जी। चल रही है ना। तो यही अगर विचार उस समय था, अगर उस समय सीएम कुर्सी के लिए लड़ा होता, तो शायद वो खेल और मजेदार होता, फ्लोर टेस्ट मजेदार होता। लेकिन एक रात पहले, फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दिया था। फिर हमने देखा था 4 जुलाई को जहां पर फ्लोर टेस्ट हुआ, वहां पर 164 का आंकड़ा आया था शिंदे फडणवीस के समर्थन में। तो सरकार बनी थी। वहां पर जो सामने स्पीकर थे, उनके सामने 164 विधायक थे। वो साफ हमने देखा था कि किस तरीके से वो उस दिन रात में जो हुआ कि जी। अचानक से इस्तीफा देना और सरकार का पूरी तरीके से बदलाव देखना, वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला था। लेकिन अब जिस तरीके से हम ये बात करें कि जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट कब फैसला देगा, उसके बारे में अभी हम कुछ खास कह नहीं सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि इंतजार इस बात का किया जा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि दीपक, यहाँ पर अभी तक चुनाव चिन्ह को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो धनुष बाण का चिन्ह है वो बाला साहेब ठाकरे जी लेकर आए थे, तो वो उद्धव ठाकरे का ही होना चाहिए, जिस जी। तरीके से लगातार विधायकों और सांसदों का भी कहीं ना कहीं ये कहना है। तो क्या इसके लिए लगता है कि उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग से मतलब कि अलग होके या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं यहाँ पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ? देखिए, आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि जो हमने भी जानकारियां बटोरने की कोशिश करी कि आखिर फैसला आ क्या सकता है। तो उसमें निष्कर्ष ये निकला कि एक उद्धव ठाकरे से ही पूरी पार्टी नहीं है और शिंदे से ही कोई बड़ा गुट जी। नहीं है। जो अलग अलग पदों पर नेता रहते हैं, पहले उन्हें देखा जाता है कि कितने बड़े बड़े पद के जो नेता है वो किस गुट में है, या शिंदे गुट में है या उद्धव गुट में है। अगर वो बड़े पदाधिकारी नेता शिंदे गुट में है, तो शिंदे के समर्थन में फैसला काफी हद तक आ सकता है। अगर वही बड़े पदाधिकारी नेता उद्धव के साथ है, तो वो फैसला उद्धव के साथ जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग किस बात को सोचेगा? दल बदल कानून को सोचेगा। और जो दल बदल कानून 10वें अनुच्छेद के तहत आता है, उसको पूरी जानकारी उन्होंने जो ऐतिहासिक थी वो जुटाई थी कि कांग्रेस में भी ऐसा हो चुका है। जब एक समय था, शरद पवार ने बगावत करी थी और अपनी ही पार्टी पर दावा करा, लेकिन एनसीपी पार्टी बनी थी, तब याद होगा। फिर उसके बाद ये कैसे पार्टी, अब शिवसेना 2 धड़ों में बट चुकी है। क्या यही फैसला कुछ इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर होगा? अगर यहाँ पर फैसले की बात करें, तो शिवसेना का फैसला, अगर लोकतंत्र देखा जाए, बहुमत देखा जाए, तो शिंदे के समर्थन में जा रहा है। लेकिन अगर सिर्फ मालिक देखा जाए, पार्टी का उत्तराधिकारी कौन है वो देखा जाए, तो उद्धव के समर्थन में जा रहा है। इसी वजह से ये हमारे लिए कहना आसान है कि ये शिंदे के लिए बड़ा झटका है या उद्धव के लिए बड़ा झटका है। लेकिन जून से ये मामला चल रहा है, सितंबर आ चुका है, अभी तक मामले पर कोई फैसला नहीं आया। इसी वजह से मामला बहुत पेचीदा है और इसमें काफी लंबा वक्त भी लग सकता है, या जो 27 सितंबर आ रही है उस दिन ये बड़ा राज खुल सकता है। तो मेरा एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से अभी हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि कितना कुछ बदलाव होने को दिख रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं राज ठाकरे भी बीच में आते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव बेहद नजदीक है जी। बीएमसी के, उसके बाद बाकी देश में देखा जाए तो राज्यों के अलग अलग चुनाव नजदीक है। तो क्या माना जा सकता है कि अब या चुनाव चिन्ह पर या फिर कोर्ट के फैसले से पहले भी कहीं ना कहीं बीजेपी यानी कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर सेंधमारी कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा खतरनाक उद्धव ठाकरे के लिए साबित हो देखिए, सकता है? अब उद्धव ठाकरे नहीं, अब अगला निशाना शरद पवार होने चाहिए। उद्धव को तोड़ चुके जितना टूटना था। पार्टी के विधायक, नगर सेवक, सांसद लगभग जा चुके हैं, 2/3 से ज्यादा। बचे शरद पवार। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी और फडणवीस को अपनी सत्ता बनाए रखनी है, यानी शिंदे फडणवीस को अपनी सत्ता बनाए रखनी है, तो अगला निशाना उनका शरद पवार होना चाहिए। तो शुक्रिया दीपक आपका। अब यही देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर जो चुनाव चिन्ह है या फिर सरकार यानी कि शिवसेना है, वो आखिरकार होती किसकी है, और क्या सच में जिस तरीके से दीपक ने यहाँ पे कहा कि अगला निशाना शरद पवार हो सकते हैं, तो ये देखना लाजमी होगा कि शरद पवार के अगला सच में निशाना है। इस बातों को लेकर अब आप क्या समझे कि क्या लगता है महाराष्ट्र में अब अगली चीज क्या होने वाली, क्या तस्वीरें होने वाली है? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर।